हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर हम लोग का फिनिश हो चुका है। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज बाय। एग्रीगेट डिमांड को कैसे इंक्रीज किया जा सके, यानी कि डिमांड हो नहीं रहा है, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो कैसे उसको इंक्रीज किया जाएगा, या लोगों को पैसा कैसे दिया जाएगा, तो उन लोग डिमांड करेगा कैसे। इंक्रीज द बैंक रेट, क्या बैंक रेट बढ़ा दीजिएगा तब, या सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट को सिक्योरिटी को बेचा जाए। अगर सिक्योरिटी हम बेचते हैं तो वहाँ से मार्केट से पैसा हमारे पास आएगा, तो मार्केट में तो पैसा है नहीं, तो हम करेंगे क्या, तो ये भी नहीं होगा। अगर बैंक रेट इंक्रीज करेंगे तो लोगों के पास पैसा और नहीं मिल पाएगा, ये भी गलत हो गया। इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो या नॉन ऑफ द अबव। तो कैश रिजर्व रेशियो अगर हम इंक्रीज करते हैं तो यानी कि अपने पास पैसा बहुत ज़्यादा रखते हैं, कोई भी बैंक है तो जितना भी हम लोग डिमांड डिपॉजिट करते हैं तो उसका कुछ प्रोपोर्शन रखना रहता है। तो बैंक अपने पास ज़्यादा रखेगी तो लोगों पास आएगा नहीं, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, नॉन ऑफ द एबव एक्यूरेट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो नॉन ऑफ द एबव। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। एमपीसी, इसके बाद न्यूमेरिकल देंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दे देंगे। वहाँ पे क्या होगा ना, न्यूमेरिकल में के सारे फार्मूला रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे फार्मूला रिकॉल करेंगे अगले न्यूमेरिकल वाले वीडियो में, तो वहाँ से ईजी हो जाएगा। इसीलिए सारे लेक्चर को देखिए, फिर चैप्टर को रिकॉल करिए, न्यूमेरिकल वगैरह को जो बताएंगे उसको बनाइए, समझिए, एकदम आसान हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, इफ एम पी सी इज इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का वैल्यू क्या होगा जब एम पी सी इज इक्वल टू 1 होगा, बताइए। अब यहाँ पे एम पी सी और मल्टीप्लाई के बीच का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस एम पी सी। तो एम पी सी का वैल्यू यहाँ पर 1 है, यानी कि अगर नीचे में क्या होगा, यहाँ पर एमपीसी का वैल्यू 1 है, तो 1 में से 1 यानी कि पूरा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0। तो 1 बटा नीचे में क्या, यहाँ पर वैल्यू 1 है ना, तो 1 - 1 करिएगा, 1 माइनस 1 तो 0। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, के इज इक्वल टू 1 बटा में क्या, 0। तो 1 बटा में 0 क्या होता है बताइए, तो इन्फिनिटी होता है। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 है तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग को कोई रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता है आंसर से। चलिए फोर्थ नंबर, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल घुमा कर पूछ दिया। अब ऐसे में तो बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाएंगे, तो फंसना नहीं है, सीख लेना, सीखने पर जोर देना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों को ऐड करने पर क्या होता है, एक 0.5 प्लस 0.5 क्या आएगा, 1, दोनों जब बराबर। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन, तो चलिए इसको हम करते हैं 0.6, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 0.6 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अब इसको कर देते हैं 0.4, क्योंकि हमेशा दोनों का 1 आएगा वैल्यू, तो एक को ज़्यादा करना होगा, एक कम। चलिए इसको बढ़ा दिए। अब क्या कर रहा है, द मल्टीप्लायर विल बी, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब ग्रेटर देन 2 होगा, लेस देन 2 होगा, इक्वल टू 2 होगा, इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ से हमको कैलकुलेशन करके देखना होगा। तो 0.6 करके और 1 बटा में 1 माइनस एम पी सी करके तो करेंगे। अगर मान लिया यहाँ पे करते हैं कि 1 बटा में 1 माइनस 0.6 तो क्या आ जाएगा, 1 बटा में क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 तो यहाँ पॉइंट ऊपर करते हैं, चलिए 10 आ गया। अब यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 यानी कि 2.5। तो ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन 2 आएगा। आंसर मेरा आएगा यहाँ पर 2.5 यानी कि ग्रेटर देन 2। देख लिया ना कैसे आ गया, देख लिए। तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद ग्रेटर देन 2, आंसर भी ठीक है। यहाँ पर इफ एम पी सी इज इक्वल टू 0, एमपीसी हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, कोई भी बोर्ड हो, जेक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में। तो एमपीसी का वैल्यू 0 आ गया, और जेक बोर्ड के खास करके सब टाइप का न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, सिंपल टाइप का पूछेगा, ठीक है। तो कल न्यूमेरिकल बताएंगे तो इसी टाइप का थोड़ा सा इजी टाइप का बताएंगे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो, एग्जामिनेशन में भी बन जाए। चलिए एमपीसी का वैल्यू 0, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही रहते हैं, न्यूमेरिकल रहेंगे और कभी कभी मल्टीप्लाई सब का कैलकुलेशन टाइप का रहता है, ठीक है। ग्राफ व्राफ बनाने के लिए उतना नहीं देगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। जो चैप्टर में पढ़ाए थे, चैप्टर ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइप से। चलिए तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा, एमपीसी का वैल्यू 0 है, तो चलिए तो 1 के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है बटा में एमपीसी, तो इसका वैल्यू 0 है, तो यानी कि 1, तो 1 हो जाएगा ना, तो सिंपल आंसर आ गया बी। चलिए
6 नंबर, द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी, अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी क्या नहीं होगा, तो याद रखिएगा कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लीजिए क्या निकालना है, एमपीसी निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, एमपीसी बताइए तो कितना कंज्यूम होता है, ठीक है, एवरेज एपीसी है, एपीसी है, कितना कंज्यूम करते हैं इनकम से, तो कभी भी कंजप्शन जीरो होता है बताइए, तो कभी भी जीरो नहीं होगा, इनकम जीरो रहता है तो ये भी जीरो नहीं, तो ऊपर में कभी भी जीरो नहीं है, तो कभी भी ये भी जीरो नहीं होगा, यानी कि नेवर भी जीरो, तो ऑप्शन नंबर बी ये जीरो होगा ही नहीं, जीरो नहीं होगा तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट के अनुसार देयर एलवेज एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, जो पहले के इकोनॉमिस्ट थे तो वे हमेशा बोलते थे कि एलवेज इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट या फिर ऑल ऑफ दी। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट देयर एलवेज एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, फुल एम्प्लॉयमेंट, हमेशा किसी भी इकोनॉमी में उन लोग बोलते थे कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है और इक्विलिब्रियम में हर इकोनॉमी रहती है, ठीक है। तो कब फुल एम्प्लॉयमेंट में, हमेशा अंडर में नहीं, ओवर में नहीं और नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमेशा याद रखिए रिलेशन। व्हाट विल बी द एमपीसी, यानी कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं तो हमारा जो भी इकोनॉमी है क्या रहेगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, ज़्यादा भी हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, अंडर भी रहेगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो चलो व्हाट विल बी द एमपीसी व्हेन एमपीएस इज जीरो, एमपीएस जीरो है तो एमपीसी का वैल्यू क्या होगा, तो ये दोनों का रिलेशन हमेशा पूछता है, बताए थे यहाँ पे सी और यहाँ पे एस के रिलेशन हमेशा पूछेगा, तो दोनों का जोड़ने पे 1 होता है ना, दोनों को दूसरे का भी वैल्यू जीरो होगा, सॉरी क्या बोलते हैं हम, एमपीसी का वैल्यू क्या होगा, एमपीसी का वैल्यू क्या होगा, एमपीएस जीरो तो प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, क्लियर 1 होगा 1। चलिए, ये सब सिंपल टाइप का है, बना लीजिएगा खुद से भी। चलिए, इफ द इनकम इज 400 करोड़ है, कंजप्शन इज इतना, तो व्हाट विल बी द एपीसी, एपीसी क्या होगा, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू क्या है कंज्यूम, तो एपीसी का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी इक्वल टू क्या होता है, इनकम और कंजप्शन, तो कंजप्शन में 250 है और इनकम नीचे लिखते हैं 400 है, चलिए इनकम 400 काट दीजिए, जीरो जीरो कट गया, 5 से काटिए, 8 5 40 और 50 25, तो यहाँ पर काटिए तो 0.8 48 और 2 इधर गया तो 2 यानी कि यहाँ पे 0.63 कहीं पे होगा, देख लेते हैं 0.63, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द फिजिकल मेजर्स ऑफ द करेक्टिंग डिफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए फिजिकल मेजर क्या होगा, फिजिकल मेजर एक होता है मॉनेटरी फाइनेंशियल, वही फिजिकल हो गया, एक हो गया मॉनेटरी पैसा वाला, तो ये फिजिकल मैंने कानून वगैरह बनाकर, ठीक है, तो कानून वगैरह बनाकर क्या किया जाए, करेक्ट किया जाए डिफिशिएंट डिमांड यानी कि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो डिमांड कम है लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोगों के पास पैसा आना चाहिए, तो कौन सा पॉलिसी अपनाएंगे कि लोगों के पास पैसा आएगा, इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट, जनता में क्या, इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट, लोगों का उधार बढ़ा देंगे, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन टैक्सेस में कमी करेंगे और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, सरकार ज़्यादा खर्च करेगी तो लोगों पर ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है, तो और टैक्सेस को डिक्रीज कर देगी भी, ठीक है। अच्छा, डिफिशिएंट फाइनेंसिंग डिफिशिएंट बनाएगी, यानी जब बजट बनाएगी तो उसमें ऐसा बजट बनाएगी जो दिखाइए ना कि मेरे पास रेवेन्यू क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो ऐसा, हाँ इसमें, हाँ वैसा बनाइए ना जिसमें कि रेवेन्यू कम आ रहे हैं और खर्चे ज़्यादा हो जा रहे हैं, ऐसा बनाइए कि रेवेन्यू कम आवे और लोगों के पास खर्चा, मतलब मेरा सरकार का खर्चा ज़्यादा हो जाए, सरकार का खर्चा ज़्यादा होगा तो ठीक है, लोगों के पास पैसा जाएगा तब मेरे पास आएगा, तो यहाँ पर ठीक है। और डिक्रीज इन पब्लिक डेप्ट, यहाँ पे कन्फ्यूजन था, पब्लिक डेप्ट क्या करेगी, कमी करेगी, यानी कि सरकारी जो कर्ज होता है जनता के ऊपर, तो कर्ज को कमी करेगी, लोगों को मतलब पैसा देगी, कर्ज लेने नहीं देगी, ठीक है ना, तो या लोगों के पास मतलब जो कर्ज हो गया है ना, तो उसको कमी करेगी, यानी कि लोग पास कर्ज है तो लोग कर्ज के कारण कहीं और से पैसा नहीं ले रहा है कि मेरे पास तो खुद से कर्ज है, तो कुछ खर्च नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए क्या करे सरकार ना कि पॉलिसी बनाएगी जिससे क्या होगा, लोगों के पास कर्ज कमी होगा कर्ज की, यानी कि सरकार भी पैसा जनता से लेती ना है, तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी ना कि कमी करेगी कर्ज लेना, लोगों से मतलब पैसा नहीं लेगी, तो लोगों के पास मतलब कर्ज टाइप से होता है कुछ देती है, तो वैसा नहीं करेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या करेंगे लोग, डिमांड करेंगे, डिफिसिट डिमांड को करेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे सभी कुछ करेक्ट है, तो यहाँ पर नोट्स में भी सब कुछ बताया हुआ कि क्या क्या रीजन है कि डिफिसिट डिमांड और क्या बोलते हैं एक इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड जो पढ़ाए थे, तो उसमें सब नोट्स में एक बार रिकॉल करिएगा उसको, तो रिकॉल हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज है।
चलिए, व्हाट इज द मेजर्स, मतलब सरकार किसी भी करके क्या करेगी, जनता में पैसा भेजने की काम करेगी, ठीक है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसमें जो पब्लिक नाम आता है ना, तो उससे आप गवर्नमेंट समझिए, ठीक है ना। सरकारी कर्ज कमी करेगी, सरकारी खर्च वगैरह बढ़ाएगी, सब टाइप से, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड रहता है। चलिए, इसमें ज़्यादा दिक्कत होगा तो थोड़ा सा नेट गूगल वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मेरे अनुसार वैसा होगा। चलिए, विच इज़ द मेजर्स ऑफ करेक्टिंग एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए कौन सा मेजर अपनाया जाएगा, एक्सेस डिमांड के करेक्ट। तो यहाँ पर तो एक्सेस डिमांड हो रहे हैं, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो पैसा लोगों से कैसे लिया जाए। पहला, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग बनाएंगे, कभी नहीं। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग में तो क्या होता है कि दिखाता है कि रेवेन्यू कम आ रहा है, यहाँ पर दिखाएंगे रेवेन्यू पूरा आ रहा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेस में कमी करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे, लोगों के पास पैसा है तो टैक्स बढ़ाना होगा। चलिए, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्या हम सरकारी खर्च ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा रोड बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे, जी नहीं। इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट, यहाँ पर पब्लिक डेप्ट का बात वहाँ पे डिक्रीज हुआ था ना, तो इसमें इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड में, इसमें मार्केट में पैसा भेज रही थी सरकार, ठीक है, और इसमें मार्केट में पैसा से ले लेगी। ये पब्लिक कर्ज, सरकार अपने पैसा लेगी तो लोगों पे कर्ज होगा, ठीक है ना, सरकारी कर्ज को बढ़ाएगी। तो यहाँ पे डी करेक्ट होना चाहिए, देख लेते हैं। डी इज द करेक्ट एंड बेस्ट, जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सेस डिमांड, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो क्या करेगी ना, लोगों से पैसा, इंक्रीज इन पब्लिक डेट, सरकारी कर्ज बढ़ेगा। सरकारी कर्ज यानी कि सरकार से कर्ज, कहने का मतलब सरकारी कर्ज यहाँ पे कैसे आपको समझा दें, जैसे कि लोग क्या करेंगे ना, सरकार पैसा लेगी तो इस पर कर्ज बढ़ेगा, ठीक है, लोगों से पैसा लेना स्टार्ट करेगी तो सरकारी कर्ज बढ़ेगा, सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन लोगों का पैसा सारा कहाँ पर चला जाएगा, सरकार के पास आ जाएगा। बात को समझ गए, तो सरकार के पास पैसा आ गया तो क्या करेंगे, लोग डिमांड कम करेंगे, ठीक है, तो अपना कर्ज बढ़ा लेगी, लोगों से ले लेगी और वहाँ पे अपना कर्ज घटा लेगी। यहाँ पे अपना कर्ज घटाएगी, तो यहाँ पे कर्ज घटाएगी तो क्या होगा, कर्ज घटाएगी तो सरकारी घटाएगी तो पैसा मार्केट में जाएगा, पैसा मार्केट में गया तो फिर डिफिशिएंट डिमांड हो रहा है तो डिमांड सुधर जाएगा, ठीक है। बात को समझ गए, पॉलिसी लान के ऐसा करती है सरकार। चलिए, तो एक्सेस डिमांड में इंक्रीज इन पब्लिक डेट और डिफिशिएंट में डिक्रीज इन पब्लिक डेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे करके, एक्सेस तो इंक्रीज, सॉरी, और डिफिशिएंट तो डिक्रीज, ठीक है, सरकारी कर्ज। अब तो समझ गए सरकारी कर्ज क्या होता है, कि सरकार अपने ऊपर कर्ज बढ़ाना घटाने का काम करती है, ठीक है। तो हम लोग कर्ज कैसे लेते हैं, किसी पैसा लेंगे तो जनता से पैसा लेगी, अब कैसे भी ले तो उसको लेने का काम पॉलिसी नियम कोई भी अपनाएगी, कोई किसान क्रेडिट चलाएगी या फिर कोई ऐसा स्कीम चलाएगी कि पैसा इतना जमा करिए, इतना रेंट भी लगेगा, इस टाइप से बहुत सारे पॉलिसी आते होता, तो हमको भी आइडिया नहीं है, तो इस टाइप से जितना है तो समझिए बात को। चलिए, तो हो गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। 12 नंबर अब आ चुका है आप लोग का, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। अब फिल इन द ब्लैंक्स है तो याद करने का चीज़ है इसमें, तो द मल्टीप्लायर इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन, ये तो सिंपल है, बताइए मल्टीप्लायर किसका रेशियो होता है, चेंज इन इनकम का और चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, ठीक है। 13 नंबर, इन एन इकोनॉमी द ब्रेक इवन पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट मे बी लाई एट द सेम लेवल ऑफ इनकम इफ द एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्स एंटे और एक्स जो पोस्ट था दोनों, तो एक्स एंटे करके जो भी टॉपिक रहता है तो वहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो बताइए कि ब्रेक इन इकोनॉमी में ब्रेक इवन पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, लाई एट द सेम लेवल ऑफ द इनकम, ठीक है, इनकम का बराबर। इफ द एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट आर, तो इन्वेस्टमेंट मेरा कब ज़्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा, अब इसका देखना होगा आंसर, जीरो। इन्वेस्टमेंट जीरो होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, जितना डिमांड उतना सप्लाई, तो यहाँ पर ठीक है। तो याद रखिए, जब इन्वेस्टमेंट जीरो हो तो इक्विलिब्रियम पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे, सेम लेवल पे इनकम पे रहता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, तो जो भी यहाँ पर कंजप्शन हो रहा है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, खर्च हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट भी, यानी कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट का मतलब सेविंग, तो सेविंग कुछ भी नहीं हो रहा, सेविंग जीरो हो रहा है, ठीक है। तो जितना इनकम आया उतना को उतना कंज्यूम हो गया, तो वहीं पे होता है दोनों बराबर। चलिए, इसके बाद टेबल डायग्राम इसको बताए थे, वहाँ पर देख लीजिएगा। देयर इज एन रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एमपीसी, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमपीसी और इसमें रिलेशन पूछता है हमेशा 1 नंबर 2 नंबर पे, कि एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में, एमपीएस मल्टीप्लायर, तो एमपीसी के बीच में डायरेक्ट होता है, एमपीएस के बीच में इन्वर्स होता है, तो एमपीसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट। डिफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज, क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई। डिफिशिएंट डिमांड, डिमांड की कमी, क्यों, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा, तो एग्रीगेट डिमांड इज लेस, लेस होगा ना, लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है।
चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो सोच के समझ के आंसर लिख सकते हैं। द प्राइस क्या होगा इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड में प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे घटेंगे, तो प्राइस बढ़ेंगे। लोग ज़्यादा डिमांड करें तो प्राइस बढ़ाएंगे ना हम, ठीक है। इन ए सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप द इकोनॉमी फेसेस सिचुएशन, वो डिमांड ला मत लगाइए, लॉ ऑफ डिमांड मत लगाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा चीज़ है, ऊपर में 60 नंबर पढ़ाते वक्त बताए थे। इन ए सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप द इकोनॉमी फेसेस ए सिचुएशन ऑफ क्या, इन्फ्लेशनरी गैप। वही एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में इकोनॉमी क्या फेस करती है, कितना आउटपुट, मोर लेस क्या होगा देख लेते हैं, हायर ज़्यादा, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है ना, एक्सेस डिमांड हो रहे हैं तो एक्सेस डिमांड यानी कि हायर आउटपुट है। चलिए ठीक है। डिमांड काउजेज डिफ्लेशनरी गैप, डिफिशिएट होगा। एक्सेस डिमांड काउजेज इन्फ्लेशनरी है, हाँ ठीक है, इन्फ्लेशनरी में एक्सेस होगा और डिफ्लेशनरी में डिमांड। चलिए ठीक है। 19 नंबर द डिफ्लेशनरी गैप इज ए मेजर्स ऑफ डिफिशिएट डिमांड एक्सेस, एक सेकेंड गलत लग रहा है यहाँ पे, एक्सेस डिमांड काउज इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, और डिफ्लेशनरी गैप इज ए मेजर्स ऑफ, यहाँ पे गलत है, एक्सेस दोनों में एक्सेस कैसे, यहाँ पे डिफिशिएट होगा, डिफिशिएट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप, और एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। चलिए पॉलिसीज रिलेटेड टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात यहाँ पर होना रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है कितना ज़्यादा, मॉनेटरी पॉलिसी होगा, देख लेते हैं। फिजिकल पॉलिसी ना, मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी, तो फिजिकल पॉलिसी नियम कानून से, तो और मॉनेटरी पॉलिसी पैसा से, तो पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो फिजिकल पॉलिसी चलिए सही है कैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में मनी को देखा जाता है, यहाँ पे पॉलिसी रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कितना गवर्नमेंट पास आ रहा है कितना खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि तो मनी के टर्म में, लेकिन ये पॉलिसी केवल पॉलिसी यहाँ पे बनता है, यहाँ पे दिखा वो तो आया मनी, कितना मनी है कितना मनी नहीं है वो तो बात का चीज़ है, जब पॉलिसी बनाते समय पॉलिसी का बात हो रहा है तो ठीक है फिजिकल पॉलिसी होगा, ठीक है, रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि बजट का बात हो रहा है, तो बजट एक पॉलिसी ने बनती है तो ठीक है, क्योंकि बजट तो पहले से बना लेते हैं हम लोग, कितना आया कितना गया हो तो बाद में होता है अनुमानित, ठीक है गुड। चलिए इसके बाद 21 देख लेते क्या बोलता आगे का, बैंक रेट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए ये सब जो पैसा का लेन देन हो गया बात, तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी आ गया, तो बैंक रेट इज ए कौन इंस्ट्रूमेंट होगा, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में दो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव में क्या गुणात्मक और क्वांटिटेटिव ये रेट है, तो रेट कितना बढ़ाना कितना घटाना है तो क्वांटिटी के रूप में, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब एमसीक्यू भी दे सकता है तो उसको थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है। और क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव क्या होगा, क्वालिटेटिव में पूछता है क्या बोलते हैं कि किसी को रिक्वेस्ट करके या फिर कोई मैंने औपचारिकता रूप से, और तो रियलिटी वाला बात हो गया, ठीक है। तो 21 नंबर देख लीजिए, 22 नंबर देख लीजिए, पॉलिसीज कंसर्न विद सप्लाई अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मनी, यहाँ पर आपको आंख मूंद के मनी का बात हो गया तो मॉनेटरी पॉलिसी मार दीजिएगा, 1 नंबर धड़ से मिल जाएगा। चलिए मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, यहीं पे कन्फ्यूजन हो गए थे, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए एम्प्लॉयमेंट वाज द मेन फीचर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट वाज द मेन फीचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी का मेन फीचर क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी में, फुल एम्प्लॉयमेंट जो पढ़े थे। एमपीसी इज एलवेज, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एलवेज क्या होगा, यहाँ पर सोचने वाली बात है, हम भी थोड़ा सोचते हैं। यहाँ पर एलवेज पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि एमपीसी का वैल्यू 0 से 1 तक, ठीक है, एमपीएस का वैल्यू 0 से 1 तक लाइक करता है, ठीक है ना, और उतना क्या बोलते हैं एमपीएस, उसका थोड़ा सा कल हम एक अलग से कॉपी में लिख के सारे को टेबल के बाद, टेबल तो मैं दिए थे अलग से बताना होगा। एमपीसी जितना चेंज होता है कितना कंजप्शन में और चेंज इनकम में, तो सारे के सारे हम लोग कंज्यूम करेंगे तो होता नहीं है, तो हमेशा देखते हैं इसका आंसर, कन्फ्यूजन नहीं रखना, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 1 के बीच में याद रखिएगा कि 0 से 1 के बीच में हमेशा लाई करता है कौन, एमपीसी और एमपीएस, एमपीएस भी 0 से 1 के बीच में और एमपीसी भी 0 से 1 के बीच में, ठीक है। और एपीएस और एपीसी उसमें क्या है कि एपीएस में क्या होता है ना, एपीएस आपका 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एपीएस, ठीक है, क्योंकि एपीएस में क्या होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, सेव होता है, ठीक है। तो कितना सेविंग किए, ठीक है ना, और कितना मेरा इनकम में जो भी हुआ, तो सारे के सारे सेव कर नहीं सकते हैं,
तो उसमें कंडीशन कुछ और है। अगर जीरो करते हैं जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। और सेविंग तो निगेटिव भी हो सकता है, तो निगेटिव भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन और एक होता है एपीसी में कंजप्शन, तो कंजप्शन तो कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसका अलग सिचुएशन याद रखना, जीरो कभी नहीं होगा, 1 होगा, 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपका जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कौन, एमपीसी। 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सेविंग कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो इस सब का थोड़ा सा रिलेशन आपको अलग से कल से बता दें, क्लियर है। और एमपीसी और एमपीएस दोनों का यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, 1 भी, क्योंकि सारा का सारा जितना मेरा चेंजिंग हुआ एमपीसी का बात हो रहा है। तो डेल्टा सी जो कंजप्शन, और फिर डेल्टा वाई इनकम, तो जितना इनकम में चेंजिंग हुआ, एक्स्ट्रा चेंजिंग, एडिशनल चेंजिंग हुआ, तो सारे के सारे कंज्यूम कर भी सकते हैं एक्स्ट्रा में जो हुआ, ठीक है ना। तो सारे को सारे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और दोनों बराबर करते हैं तो 1 भी हो जाएगा, जितना चेंजिंग हुआ उतना ही। तो 1 भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। सारे के सारे कंज्यूम कर लिए, और कुछ भी जब कंज्यूम नहीं किए, जो एक्स्ट्रा बदला कुछ भी नहीं किए, जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा। और सारे को सारे कर लिए तो 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं याद आ रहा है तो हमेशा याद रखिए कि 0 से 1 के बीच में लाइक करता है ये दोनों, ठीक। तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और एवरेज वाला में क्या था, सेविंग वाला निगेटिव भी, जीरो भी, लेकिन कंजप्शन वाला कहीं भी जीरो नहीं होगा और निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो उसका अलग सिचुएशन था, तो बता दिए। चलिए, और हाँ, सेविंग वाला निगेटिव, लेकिन सेविंग वाला कभी 1 नहीं होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा। सेविंग वाला एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और क्या बोल रहे हैं कि जीरो होगा, निगेटिव होगा, और 1 नहीं हो सकता है, 1 से कम होगा, क्योंकि सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं, सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 कभी होगा नहीं, और 1 से हमेशा कम ही होगा। तो सेविंग का अलग सिचुएशन है, कंजप्शन का अलग है, अपने से भी सोच सकते हैं कितना। और बाकी एमपीसी मार्जिनल वाला में हमेशा 0 से 1 को, सेविंग रहे या कुछ भी रहे, ठीक है। चलिए, तो ऑलवेज पॉजिटिव बहुत चर्चा हो गया। आगे देखिए, एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ये तो जो बता दिए, सिंपल हो गया, ठीक है। ज़्यादातर चांस रहता है कि 0 से ज़्यादा और 1 से कम, ठीक है। लेकिन जीरो भी हो सकता है, जितना एडिशनल मेरा चेंजिंग हुआ सारे के सारे कंज्यूम करके तो जीरो हो गया, जितना एडिशनल सेविंग दोनों कंडीशन है, ठीक। चलिए, लेकिन ज़्यादातर 0 1 से बीच में। चलिए, अब ट्रू और फॉल्स थोड़ा सा देख लीजिए। ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लाई, तो ट्रू हो जाएगा, इसमें तो दोनों में डायरेक्ट होता है। ट्रू, द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, द हायर द एमपीसी द हायर द वैल्यू विल बी मल्टीप्लायर, वॉइस वर्सा, वाइस उल्टा भी। एमपीसी 0 द मल्टीप्लायर इज 1, अगर एमपीसी का वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लायर 1, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, ट्रू, द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एमपीसी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई के इक्वल टू एट एमपीसी 0 1, तो यहाँ पर ठीक है, देखिएगा निकाल के। द डिफ्लेशनरी गैप काउजेज फेल इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या डिफ्लेशनरी गैप से एम्प्लॉयमेंट लेवल में कमी आता है। तो डिफ्लेशनरी गैप यानी कि, तो डिफ्लेशनरी यानी कि डिफिशिएंट डिमांड, यानी डिमांड नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट में कमी आएगा ना, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों का काम नहीं मिलेगा। तो ट्रू है, ट्रू होना चाहिए, ट्रू। देयर वेयर देयर इज डिफ्लेशनरी गैप द ग्रेटर डिमांड रिमेन्स लेस देन द इसेंशियल डिमांड एट द फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। थस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल बी क्या, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को जानबूझ के उन लोगों का काम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सॉरी, तो वॉलेंट्री में तो जानबूझ, इनवॉलेंट्री उन लोग चाहेगा लेकिन फिर भी उन लोग काम नहीं मिल पाएगा, तो इस टाइप से, ठीक है ना। क्योंकि फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसके ऊपर में ज़्यादा सिचुएशन इस टाइप से आएगा, तो फिर धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट से लोग हटेंगे, तो ठीक है, ट्रू है। चलिए, द इन्फ्लेशनरी गैप काउजेज फेल इन लेवल ऑफ प्राइसेस, इन्फ्लेशनरी गैप में अब प्राइसेस में कमी आएगा, डिमांड ज़्यादा, तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस डिमांड, तो डिमांड बढ़ेंगे तो क्या होंगे, प्राइस बढ़ेंगे, तो यहाँ पे तो फॉल्स है। वही पढ़े थे हम लोग कि व्हेन देयर इज ए इन्फ्लेशनरी गैप द एग्रीगेट डिमांड रिमेन्स मोर देन द एसेंशियल डिमांड एट फुल लेवल पर, तो फुल लेवल पर सब कुछ होता है ना, तो आगे पीछे हो गया तो ये सब चेंज हो जाएगा, फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाएगा। देयर इज ए सिग्निफिकेंस प्राइस ऑफ प्राइसेस, तो बढ़ता है, ठीक है। तो फुल लेवल पर ऐसा सिचुएशन होता है, तो बाद में क्या देखने को मिलता है, हम लोग बाद में देखना पड़ता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सॉरी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है लोगों का। फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या सिचुएशन होता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि और भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है ना। एक्सेस डिमांड रिमेन्स मोर देन इसेंशियल डिमांड, तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन, जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो उससे जब ज़्यादा होगा फुल लेवल पर, तो बाद में प्रभाव क्या पड़ता है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाते हैं।
बाद में सिचुएशन पे देखा जाए तो हमेशा फुल लेवल पर, पढ़ाते वक्त भी बताते कि इसको हमेशा फुल लेवल पर देखा। मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉल्स होगा, यहाँ पे तो फिजिकल पॉलिसी था, ऊपर में देखे थे। मॉनेटरी पॉलिसीज इंक्लूड द मेजर्स ऑफ टेकन द सेंट्रल बैंक एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मनी सप्लाई, कितना मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं घटा रही है सेंट्रल बैंक। मनी सप्लाई क्या है ना, इसको अगले मनी चैप्टर पढ़ेंगे, मनी चैप्टर में अच्छे से समझिएगा मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई होता है कि लोगों के पास करंट मनी कितना है, उसी को मनी सप्लाई बोलते हैं। मार्केट में कितना मनी फ्लो हो रहा है, ठीक है। इंस्टेड द फिजिकल पॉलिसीज रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पॉलिसी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड मेजर्स टेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द मनी सप्लाई। क्या क्या मेजर्स यानी क्या क्या उपाय लगाती है सेंट्रल बैंक, तो कौन कौन पॉलिसी, तो उसी को बोलते हैं जिस पॉलिसी से पैसा को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट किया जाए मार्केट में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये सब थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमी का टेक्निकल टर्म है, समझने वाला टर्म है। व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड द रेट ऑफ टैक्सेशन इज टू बी रिड्यूस, जब एक्सेस डिमांड होगा तो रेट ऑफ टैक्सेशन को कम किया जाएगा। एक्सेस डिमांड, लोगों पास ज़्यादा डिमांड हो रहा है, एक सेकंड, लोगों पास डिमांड ज़्यादा हो रहा है, तो टैक्स को कम क्यों करेंगे, लोगों पास पैसा ज़्यादा, टैक्स हम बढ़ाएंगे, तो इसलिए फॉल्स हो गया। ड्यूरिंग द एक्सेस डिमांड द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द रेट ऑफ टैक्सेस, कम करेगी। इवन इम्पोज न्यू टैक्सेस, ऐसा नहीं करेगी नया नया टैक्स और लगाएगी, उस पर बढ़ाएगी, ठीक है ना, ये गलत लिख दिया। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड जब होगा तो गवर्नमेंट रिड्यूसेस द रेट ऑफ टैक्सेस, नो इवन इम्पोज, नो यहाँ पर नो लिखना चाहिए, नो रिड्यूसेस द टैक्स ऑफ, ठीक है, न्यू लिख दिया। इट रिलेट्स टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड हो रहा है तो बढ़ाएगी ना, नया नया टैक्स लगाएगी, ठीक है। चलिए, फॉल्स याद रखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सही से थोड़ा सा गड़बड़ा दिया। चलिए 32 देख लीजिए। व्हेन देयर इज अ डिफिशिएंट डिमांड द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज टू बी जनरली एक्सपेंडेड, उसको बढ़ा दिया जाएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकार ज़्यादा खर्च करेगी जनता पे, कैसे, सरकारी बिल्डिंग वगैरह बना के पैसा। कब, जो डिफिशिएंट डिमांड, ट्रू होना चाहिए, ट्रू हो, कैसे, ज़्यादा खर्च करेगी तो लोगों पर ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो पैसा आएगा तो लोग फिर डिमांड करेंगे, ठीक। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर टेंड्स टू इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द पब्लिक, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा तो लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगा, पैसा आएगा। इन टर्न इंक्रीज द डिमांड फॉर द गुड्स एंड करेक्ट डेफिसिट। चलिए बहुत हम लोग आ गए। मैच द फॉलोइंग इन द गिवन कॉलम, सारे को मिलाना है। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बाद कितना क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम क्या है, इसके बाद फिजिकल मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम क्या है, और डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप हमेशा देखा जाता है फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। उसका प्रभाव भले ही बाद में पड़ता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है घटता है, लेकिन हमेशा फुल लेवल एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, उसी पर दोनों कुछ देखा जाता है। एम्प्लॉयमेंट फुल लेवल है, फिर भी डिमांड घट बढ़ जाते हैं, वो सिचुएशन पहले का है। अभी यहाँ पर फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एडी क्या है, कंपोनेंट ऑफ एस क्या है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एस क्या है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला आगे क्लासिकल जहाँ पे होगा ना उसको मान लीजिए। केनेसियन कॉन्सेप्ट ऑफ एस क्या है, टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड क्या है, टू करेक्ट द डिफिशिएंट डिमांड क्या है। इसको आराम से सोच के एक को मिलाना होगा तब जाकर बनेगा, ठीक है। तो तत्काल में क्या करिए, तत्काल में देख लीजिए कौन का आंसर क्या होगा, उसको फिर याद कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए, तो डायरेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन है, लास्ट है, थोड़ा सा सोच ले, क्या टाइमिंग तो वीडियो थोड़ा सा सोच लेते ना तो बन ही जाता हम लोग से। देख लेते एक बार, 28 मिनट का है तो 2 मिनट में सोच लेते सारा। चलिए, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ब्रेक, ऐसा तो होगा नहीं, एक बार मिला लेते हैं सारे को, ऐसा होगा नहीं। एस कर्व इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ऐसा कोई एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और प्लान इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे, तो एक्स एंटे क्या होगा, एक्चुअल, मिल गया एक्चुअल, ठीक है ना। एक्स पोस्ट क्या होता है, प्लान, ये ना होता है, यानी पहला का सी, फर्स्ट का एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट तो डी, एंड एक्स पोस्ट यानी कि एक्चुअल, पोस्ट एक्चुअल, देखिए कन्फ्यूजन हो गया, हमको खुद कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पर। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल, और एक्स एंटे यानी कि प्लान, एंटे वाला प्लान, और पोस्ट जो हो चुका तो एक्चुअल, पोस्ट मैंने बाद का, एक्चुअल मैंने जो रियल में हो गया, ठीक, ऐसे ही याद रखना होगा इस टाइप से। और देख लीजिए ना तो टाइम वेस्ट होगा, 30 मिनट से निकल जाएगा, फिर बोलिएगा कि ना, याद रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ करेक्ट इक्विलिब्रियम क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब क्या है, कैश रिजर्व रेशियो पढ़िएगा कि जाके मनी और सप्लाई चैप्टर में पढ़ाएंगे, उसको भी मनी चैप्टर में वैसे पढ़ाते वक्त बताए थे। फिजिकल डिफिशिएंट मेजर करेक्ट क्या होगा, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसको
कंपोनेंट ऑफ एडी क्या है? कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग भी कर सकते हो। सेविंग का क्या है? कंजप्शन एंड सेविंग, ठीक है। तो सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होता है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एस क्या है? एस कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लासिकल याद रखिएगा कि हमेशा इनइलास्टिक होगा। अब इनइलास्टिक क्या होता है? इनइलास्टिक में क्या होगा? जीरो, जो वैल्यू आता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ बनाएगा तब निकलेगा। केनेसियन कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। केनेसियन का है न्यू वाला इलास्टिक है एस का, ठीक है, और ये आपका इन इलास्टिक है। क्लासिकल इन इलास्टिक और केनेसियन का इलास्टिक, यानी कि ग्राफ कैसा जाएगा? परफेक्टली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ से देखिएगा। तो इसमें तो उतना भी डीप में मत जाइए। करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड, वीडियो चलिए 30 मिनट का, तो इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। करेक्ट डिफिशिएंट डिमांड जो भी ये लास्ट आंसर था, ठीक है। करेक्ट एक्सेस डिमांड, तो बैंक रेट को बढ़ाइए घटाइए। करेक्ट डिफिशिएंट से पढ़ाते वक्त सब कुछ बता दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, नए वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।